नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। हमारे खास कार्यक्रम सेहत संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेहत संवाद में आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर विवेक केशरवानी जी, और ये जनरल सर्जन भी हैं और लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी ये करते हैं, इसके स्पेशलिस्ट है ये। सर, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सर, सबसे पहले तो हम देखिए कुछ चीज़ें हैं उसको आपसे जानना चाहेंगे, जो ये जनता से जुड़े कुछ सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक जनरल सर्जन क्या होता है और एक लेप्रोस्कोपी सर्जन क्या होता है, इसमें क्या अंतर है सर? वह डॉक्टर जो पेट, छाती, गला, ब्रेस्ट, पाइल्स, फिशर, हर्निया, इन सारी सर्जरीज़ को ओपन तरीके से करता हो, उसे हम जनरल सर्जन कहते हैं। और लेप्रोस्कोपिक सर्जन मतलब वो डॉक्टर जो पेट की सभी तरह की सर्जरी को दूरबीन पद्धति या जिसको हम लेप्रोस्कोपिक पद्धति कहते हैं, उस विधि से जो ऑपरेशन करते हैं उनको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जन कहते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है कि सर्जरी की बात की जाए तो यहाँ पर सर्जरी से पहले आप लोग किस तरह से पेशेंट्स को तैयार करते हैं? क्योंकि कई पेशेंट्स आते होंगे, जैसे आपने बताया हर्निया के पेशेंट्स मान लीजिए आ गए, तो हर्निया का पेशेंट्स आ गया, आपने बताया कि नहीं भैया अब दवाई हो गया, अब दवाई से नहीं सही हो सकता है मामला, अब तुमको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो कैसे आप तैयार करते हैं उस पेशेंट्स को कि नहीं मेंटली अब तुमको तैयार होना पड़ेगा सर्जरी के लिए? मनीष जी, आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग वैसे ही काफ़ी अवेयर हो गए हैं, और ख़ास तौर पे हम जहाँ बैठे हुए हैं रायपुर शहर में, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं 80% ऑफ द पेशेंट्स उनको मालूम होता है कि भाई कहीं ना कहीं से उनकी जांच से उनको पता रहता है कि उनको हर्निया की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। और वो हमारे पास हमारा नाम सुन के या हमारे बारे में किसी से सुन के वो आते हैं। तो 80% टाइम तो हमको इस चीज़ के लिए तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं और समझते हैं कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। हाँ, 10 से 20% वो पेशेंट्स जिनको नहीं मालूम होता कि उनकी बीमारी क्या है या उसकी बीमारी का इलाज क्या है, या वो पेशेंट्स जिनको हम डायग्नोस करके बताते हैं कि आपको फलां चीज़ है और जिसके लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसमें हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मरीज़ को समझाने में। सबसे पहले तो हम उनको उनकी बीमारी के विषय में बताते हैं कि भाई आपको फलां समस्या है, और फिर उसका इलाज जो है वो सर्जरी है, किस विधि से करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम उनको विस्तार से समझाते हैं। और 99% पेशेंट्स हमारी बातों को समझते हैं, मानते हैं और फिर हमसे ऑपरेशन कराते हैं। सर, अगर बात की जाए, अगर कोई आप पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस किन चीज़ों की सर्जरी करते हैं? ऐसी कौन सी सर्जरी है जो आप नहीं करते हो और कौन कौन सी सर्जरी है जो आप करते हैं? मनीष जी, जैसा आपने बताया कि मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मैं पेट की सभी तरह की सर्जरी लेप्रोस्कोपिक विधि से करता हूँ। तो एक हिसाब से सारी गैस्ट्रो सर्जरीज मैं करता हूँ। उसके अलावा ब्रेस्ट की सर्जरी है, थायराइड की सर्जरी है, पाइल्स या बवासीर या हाइड्रोसिल, ये सारी सर्जरीज मैं करता हूँ। क्या नहीं करता हूँ तो मैं न्यूरो सर्जरी नहीं करता और मैं कार्डियक सर्जरी नहीं करता, बाकी मैं सारी सर्जरी करता हूँ। ऑर्थोपेडिक्स है या ईएनटी सर्जरी है या ऑप्थेल सर्जरी है, ये मेरा स्पेशलिटी नहीं है। तो मैं मुख्यतः पेट से संबंधित सभी तरह की सर्जरीज दूरबीन पद्धति से करता हूँ। अच्छा सर, आपने पेट की बात की तो बहुत सारे जो इस समय देखिए गैस के काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं। कई लोग जो पेशेंट हैं आज के समय में गैस का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, कॉन्स्टिपेशंस के बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं। और बात की जाए कई ऐसी बीमारियां हैं जो पेट को, लीवर जो देखते हैं कि लीवर में सूजन आ गया है, किडनी में सूजन आ गया है, इस तरह की बीमारियां काफ़ी हो रही हैं। जब ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तब आप क्या उनको राय देते हैं, क्या सजेशन देते हैं उनको? मनीष जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं सुयश हॉस्पिटल रायपुर में काम करता हूं, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब हमारे पास सभी तरह के विशेषज्ञों की सुविधा प्राप्त है। हमारे यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो जैसा आपने पूछा कि और आपने बताया भी कि आज के इस समय में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स गैस की सो कॉल्ड, जिसको मरीज गैस बोलते हैं, या पेट की समस्या लेके आते हैं कि भाई हमको खाना नहीं पच रहा है या हमको पेट में गैस बन रही है या पेट फूल रहा है। और जब हम जांच करते हैं तो हमको विभिन्न तरह की बीमारियों का पता चलता है। कई बार हमें मालूम पड़ता है कि भाई
इनको किडनी की बीमारी है, तो फिर हम उनको किडनी के स्पेशलिस्ट के पास में दिखाते हैं। कई बार मालूम पड़ता है कि भाई इनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जैसे मैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, वैसे ही मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, तो हम उनको दिखाते हैं। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि ऐसे पेशेंट्स की जो संख्या बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई या क्यों बढ़ गई। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी आज के दिनों में जो लाइफ़स्टाइल है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों की जो लाइफ़स्टाइल थी और हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आप देखते होंगे, पाते होंगे कि फ़ास्ट फूड खाने का बड़ा प्रचलन है। लोग चूँकि घर पहुँच सेवा बड़ी आसानी से उपलब्ध हो गई है, तो दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी भी वक्त आपने बस एक फ़ोन घुमाया और ये अपने ऐप में आपने ऑर्डर किया और खाना आपके पास हाजिर होता है। तो हमारे खाने पीने का जो तरीका है वो 360 डिग्री बदल गया है। तो एक तो खाने पीने का तरीका हमारा बदल गया, दूसरा हमारा रहन सहन, हमारा जो जीवन शैली है। हमारे दादा नाना नानी जो हमको बोला करते थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, वो पूरी प्रवृत्ति चेंज हो गई है। आजकल के बच्चे रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जगते हैं, सुबह 10-11 बजे तक सो के उठते हैं। तो ये लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन, जो चेंजेस हुए हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, जो पश्चिमीकरण हुआ है हमारे संस्कृति का, उसने इस तरह की तकलीफ़ों को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर समझने की ज़रूरत भी है डॉक्टर साहब की इस वक्त बात की जाए तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि पेट से संबंधित बहुत बीमारियां हो रही हैं, और जितना मैंने देखा है कि अभी कि जो पाइल्स की प्रॉब्लम्स है, हर दूसरे तीसरे पर्सन में पाइल्स की प्रॉब्लम्स भी हो रही है। कई ऐसे लोग मिलते भी हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो पाइल्स के होते हैं और जिनको बार बार गैस बन जाता है कि भाई सुबह उठते ही उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देंगे? ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? मनीष जी, पाइल्स की जो समस्या है, पाइल्स का मतलब बेसिकली लैट्रिन के रास्ते से खून जाना, पेनलेस ब्लीडिंग, जिसमें आमतौर पे दर्द नहीं होता। इस एक बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है। मैं इसमें कुछ भ्रांतियां जो लोगों में हैं उसको थोड़ा दूर कर देता हूं। आमतौर पे ये पाया जाता है कि लैट्रिन के रास्ते में कोई भी समस्या हो उसको लोग पाइल्स ही समझते हैं। उसको दर्द हो रहा है तो भी पाइल्स मानेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर हो गया तो उसको भी वो पाइल्स मानता है। कई बार पाइल्स की डायग्नोसिस को लेके कई पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं और हम डायग्नोस करते हैं कि उनको मल द्वार का कैंसर है। तो मैं अभी कुछ एक चीज़ें आप इस प्लेटफॉर्म में क्लियर कर देता हूं कि हर समस्या जो लैट्रिन के रास्ते में हो रही है वो पाइल्स नहीं होती। 2-3 चीज़ें बड़ी मुख्य रूप से प्रेजेंट करते हैं पेशेंट पाइल्स के। वो है सबसे पहला पेनलेस ब्लीडिंग। आपको लैट्रिन के रास्ते से खून आएगा लैट्रिन करने के दौरान, जो कि जिसमें आमतौर पे दर्द नहीं होता। जब पाइल्स की समस्या बढ़ते जाती है तो अंदर से मस्से, जिसको हम हेमरॉइड्स बोलते हैं, वो बाहर आने लगते हैं। पाइल्स की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। वो किसी डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तो वो आपको उस समस्या के बारे में बताएगा। पर पाइल्स होने का जो मुख्य कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन। आप लंबे समय तक अगर टॉयलेट में बैठे हुए हैं, आप लैट्रिन में ताकत लगा रहे हैं, आपको लैट्रिन रोज़ कड़ी हो रही है, आपको समय लग रहा है लैट्रिन करने में, या आप बार बार लैट्रिन जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे ये समस्या बढ़ते बढ़ते पाइल्स का रूप ले लेती है और फिर वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन होना। और मैंने जैसा बताया, जो खान पान का जो व्यवस्था बदल गई है, हमारे खाने पीने में पानी की मात्रा घट गई है, हमारे खाने पीने में फाइबर की मात्रा घट गई है, जो हम आमतौर पे पाते हैं। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आप दिन भर में पानी कितना पीते हैं, तो वो गिनती के 2 या 3 गिलास पानी पीते हैं। तो पानी की कमी, आपके खाने में फाइबर की कमी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं और फिर पेशेंट को गैस की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या या पाइल्स की समस्या होना बड़ा लाजमी है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, जैसे अभी बात चर्चा चल ही रही है, तो जैसे 3rd स्टेज का पाइल्स हो गया किसी को, या 4th स्टेज का पाइल्स हो गया, तो क्योंकि कई लोग, हम लोग जाते हैं तो कई ऐसे जो डॉक्टर्स हैं मिलते हैं, कहते हैं नहीं हम बिना ऑपरेशन के सही कर देते हैं, हम वो सही हो जाएगा, बिना ऑपरेट किए सही हो जाएगा। तो इसमें सच्चाई कितनी होती है सर? क्या बिना ऑपरेट किए वो सही हो सकता है? क्या बिना ऑपरेशन के उस चीज़ को आप सही कर सकते हैं? क्या ऐसी भी दवा आती है मार्केट के अंदर, है क्या ऐसे भी डॉक्टर्स हैं? जैसा कि मैंने बताया, पाइल्स की 4 ग्रेडिंग होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। तो यदि किसी व्यक्ति को ग्रेड 1 और 2 है तो उसमें मेडिसिन का ट्रायल दिया जा सकता है। किंतु यदि मरीज को ग्रेड 3 और 4 है तो उसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है।
आप ग्रेड 3 और 4 के फाइल्स के अगर मरीज हैं तो आप दवाइयों पे भरोसा करके या दवाइयाँ खा के अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ करेंगे और साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य है उसमें ब्लड लॉस की वजह से जो हानि हो सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपको इस तरह की कोई समस्या हो तो आप किसी स्पेशलिस्ट सर्जन के पास जाएं, अपना एग्जामिनेशन करवाएं। अच्छा, एक लेप्रोस्कोपी भी आप करते हैं, सर्जरी करते हैं सर, उसके क्या फ़ायदा है? लेप्रोस्कोपी सर्जरी के फ़ायदा क्या है? मनीष जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब आम भाषा में लोग उसको लेज़र बोल देते हैं, बट बेसिकली वो लेज़र नहीं है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन पद्धति से पेट की सर्जरी। दूरबीन पद्धति से मेरा जो आशय है, हम पेट के ऑपरेशन जो आमतौर पे पुराने ज़माने में पेट खोल के बड़े लंबे चीरे से हुए करते थे, उसको हम दूरबीन से करते हैं। इसमें 3 से 4 छोटे छोटे छेद बना के, पोर्ट्स बोलते हैं हम उसको हमारी भाषा में, पोर्ट्स से हम उसमें अपने सर्जिकल औजार या इंस्ट्रूमेंट्स डाल के कैमरे में देखते हुए सर्जरी करते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक पद्धति से मोटे मोटे तौर पे पेट की करीब करीब सारी सर्जरीज की जा सकती हैं। जो कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरीज हैं उसमें पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर की पथरी है, आपका अपेंडिक्स की सर्जरी है, यूट्रस की सर्जरी है, ओवरी की सर्जरी है, पेट के जो एडवांस सर्जरी हैं, हर्निया हो गया, ये सारी सर्जरीज लेप्रोस्कोपिक पद्धति से हम करते हैं। तो इस पद्धति से, इस विधि से ऑपरेशन करने के जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो एक तो ये कि चूंकि आपको लंबा चीरा नहीं लगता, बहुत सारे टाँके नहीं लगते, तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। आप 2 से 3 दिन में बड़ी से बड़ी सर्जरी करा के आपका अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। आपका पेन जो है, ऑपरेशन के बाद का जो पेन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या मिनिमम रहता है। ब्लड लॉस बहुत कम होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी, अभी जब चूँकि बात की जाए कि बहुत लोगों को अब ये भी देखा गया, पथरी की समस्या भी बहुत हो गई है सर। पथरी की समस्या हो गई है, लोग, कई लोगों से जब बात करो तो कहते हैं मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूँ, तब भी पथरी हो जा रही है। तो ऐसा क्या कारण होता है? पथरी क्यों लोगों को, क्योंकि अब ये समस्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों के बीच में, जाइए कई लोगों को अब देखेंगे समस्या पथरी की काफ़ी जो है आम हो गई है। ठीक बोल रहे हैं आप। हम भी अपने डे टू डे प्रैक्टिस में रेगुलरली बहुत पेशेंट्स देखते हैं पथरी के। उसका बहुत बड़ा कारण हमारे मौसम में जो चेंज आया है। यदि आप, अगर मैं रायपुर शहर या छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हमारे यहाँ हम मजाक में बात करते हैं आपस में कि छत्तीसगढ़ में 2 ही तरह के मौसम हैं, 10 महीने गर्मी और 2 महीने बहुत गर्मी। तो ठंड तो पड़ती ही नहीं। तो एक तो सूरज का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी टेम्परेचर राइज हुआ है। उस वजह से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की जैसी कमी होती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है और विभिन्न तरह के पथरी, चाहे किडनी के हों चाहे गॉल ब्लैडर के हों, ये बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि खान पान में जो चेंजेस आए हैं, लोगों का जो फ्लूइड इंटेक है, पानी का जो इंटेक है वो बहुत घट गया है। तो पानी की कमी की वजह से पथरी बहुत तेज़ी से बन रहे हैं लोगों में। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आमतौर पे लोग जिसको कंसिडर नहीं करते, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ चूँकि बहुत अच्छी हो गई हैं। आज से 10-20 साल पहले जब सोनोग्राफी या सिटी स्कैन वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं थी, तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था उनको पेट में दर्द हो क्यों रहा है। अब चूँकि डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ बहुत एडवांस भी हो गई हैं और हर जगह ये उपलब्ध भी हो गई हैं। अच्छा सर, एक चीज़ देखिए, जब जनरल सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें जैसे ओपन सर्जरी हो गई, वो लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो गई, तो सबसे ज़्यादा कठिनाई किस में है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी में या फिर जो जनरल सर्जरी आप करते हैं उसमें, किस में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई लगती है? चूँकि मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ तो मुझे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बड़ी आसान लगती है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। हालांकि हमारी जब मैं पढ़ता था, जब हमने पढ़ाई शुरू की तो हमारी ट्रेनिंग ओपन सर्जरी से हुई, बट चूँकि फ्यूचर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का था तो फिर मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेनिंग ली और अपने आप को इस विधि में, इस कला में मैंने अपने आप को एक्सपर्ट किया। तो मुझे, अगर आप व्यक्तिगत मेरी बात करें तो मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा आसान लगती है। मैंने कारण बताया है। एक तो उसमें जो कैमरा होता है उससे हम उन जगह पे पहुंच जाते हैं पेट के जहाँ पे आमतौर पे हाथ या हमारी आंख नहीं पहुंच सकती। दूसरा, हमको वेल इल्यूमिनेटेड फील्ड मिलता है, हमको मैग्नीफाइड व्यू मिलता है। चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान होती हैं और चूंकि आप कैमरे में देख के काम करते हैं तो बड़ी सफाई से चीज़ें होती हैं, ब्लड लॉस वगैरह कम होता है। तो मुझे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा आसान लगती है और ओपन सर्जरी के मुकाबले मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा करता हूँ। अगर मैं 100 सर्जरी करता हूँ तो उसमें से 95 सर्जरी मैं लेप्रोस्कोपी करता हूँ। अच्छा, भांति भांति के आपके पास पेशेंट्स आते होंगे सर,
भांति भांति की बातें भी करते होंगे। कई लोग आते होंगे कि अरे डॉक्टर साहब हम तो वहाँ गए थे तो वो तो बता रहे थे ऐसा और आप बता रहे हैं ऐसा, और आप बता रहे हैं ऑपरेशन, वो तो कह रहे थे हम दवाई से ठीक कर देंगे। ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, तब कैसे उनको टैकल करते हैं आप? मनीष जी, मेरे को रायपुर शहर में प्रैक्टिस करते हुए करीब करीब 22-23 साल हो गया है। तो मैं अपने आप को एक सीनियर सर्जन मानता हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट का, और मैंने पिछले 20-22 सालों में एक रेपुटेशन मैंने कमाई है कि जो सलाह डॉक्टर विवेक केशरवानी देंगे वो बिना लाग लपेट के एकदम सही सलाह देंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आप बोल रहे हैं ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। हमारे पास जब पेशेंट्स पहुंचते हैं तो कई लोगों को दिखा के पहुंचते हैं। हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास आमतौर पे पेशेंट जब पहुंचते हैं तो कई डॉक्टरों को दिखा लिए रहते हैं, कई बार कहीं जांच हो गई रहती है, और जब वो हर जगह दिखाने के बाद ठीक नहीं होते या उनका वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो पहुँचते हैं हमारे पास में। तो 99% टाइम तो वो हमारी बातों को मानते भी हैं, सुनते भी हैं। बट हाँ, कई बार कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनको हमसे मिलने के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई आप जो बोल रहे हो डॉक्टर साहब वो अलग है और फलां डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसा बताया है। तो फिर मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि उनको सारे फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक के साथ में उनके विषय में समझाऊँ, और मोटे मोटे तौर पे मान जाते हैं वो। अच्छा सर, एक चीज़ और आरोप लगते हैं कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स जाता है तो पहले तो अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे पेशेंट्स फिर उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। रिसेप्शन की बात कर लीजिए और भी बात कर लीजिए, तो उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है पेशेंट्स को। तो इन सब चीज़ों को कैसे मतलब आप लोग मैनेज करते हैं? क्या आप लोग भी यहाँ जो लोग आपके यहाँ पर हैं यहाँ पर उन लोग के साथ कोई मीटिंग भी करते हैं और समझाते भी हैं कि नहीं भी हमें पेशेंट्स को दूसरे तरह से देखना है? हमने जब ये अस्पताल चालू किया, भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने डे 1 से ये इतना बड़ा अस्पताल चालू किया। जब हमने प्रैक्टिस चालू किया तो हमने 15 बिस्तर के नर्सिंग होम से चालू किया था। 15 बिस्तर के नर्सिंग होम से फिर हम 100 बेड के हॉस्पिटल, और आज हम 250 बिस्तर के अस्पताल में यहाँ तक का हमने सफ़र पूरा किया है। तो हमारा जो अनुभव है और हमारा जो अप्रोच टूवर्ड्स द पेशेंट है, हम कोशिश हमेशा ये करते हैं, और अपने स्टाफ और अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने जूनियर्स और अपने कलीग्स सबको हम ये अपनी तरफ से डिफरेंट मीटिंग्स में ये ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति पहुंच रहा है वो तकलीफ़ में आता है। कोई भी आदमी यहाँ राजी खुशी से नहीं आता या हंसी खुशी में नहीं आता, तो वो ऑलरेडी परेशानी में हमारे पास पहुंचता है। तो हम ऐसा कोई भी काम हमारे क्या बोलते हैं, मन से, वचन से और कर्म से ना करें जिससे हम उनकी तकलीफ़ को और बढ़ाएं। हम यहाँ पे उनकी शारीरिक कष्ट को दूर करने बैठे हुए हैं, और अपने नॉलेज से, अपने व्यवहार से, अपने काम से हम उनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं। बावजूद उसके, आपका कहना बिल्कुल सही है, बावजूद उसके जैसे दुनिया के हर कोने में ये चीज़ करेक्ट है कि आप कितना भी अच्छा करो, 5-10% लोगों को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ भी ये ट्रूथ है कि हमारे इतनी कोशिशों के बावजूद भी 5-10% पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स हमसे नाराज़ हो जाते हैं। उसके डिफरेंट कारण हैं। मतलब उन कारणों के बारे में हम अब बात करना शुरू करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। बट फिर भी हम जहाँ तक संभव होता है कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स के रिलेटिव्स, उनको हम अपने नॉलेज और अपनी कॉम्पिटेंसी और अपने मेहनत से जितना संतुष्ट कर सकें उतना हम करने की कोशिश करते हैं। ये भी आरोप लगते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ये भी आरोप लगते हैं कि भाई ऐसा भी होता है कि अगर पैसा नहीं है तो डेड बॉडी को भी रोक लिया जाता है, वो भी नहीं दिया जाता है। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। सही बोल रहे हैं आप, ऐसे आरोप लगते हैं, और बहुत मतलब आप हर 15-20 दिन में किसी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़ पोर्टल में या किसी टीवी चैनल में लोगों को ये आरोप लगाते हुए सुन लेंगे कि भाई हमारा फला मरीज की मृत्यु होने के बाद में अस्पताल ने बॉडी देने से इनकार किया। मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं डॉक्टर हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मैं जो भी व्यक्ति ये आरोप लगाता है या जो भी व्यक्ति इस आरोप को सच मानता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल पे हाथ रख के सोचें, क्या ऐसा संभव है? पहली चीज़ तो ये है मनीष जी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने से पहले वो व्यक्ति हमारा मरीज रहता है, और जब तक कि वो मरीज रहता है तब तक के मरीज का जो रिलेटिव होता है वो हमको हमारे काम के लिए पैसा देने के लिए लायबल रहता है।
तो ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो व्यक्ति लाश हो जाता है। जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लोगों का जो नज़रिया अस्पताल की तरफ होता है वो बदल जाता है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि कोई आप मूवी देखने जाते हैं और आपको वो मूवी पसंद नहीं आती, तो क्या आप बाहर निकलते ही बोलते हैं कि मेरी टिकट आप लौटा दीजिए, मेरे को पसंद नहीं आई पिक्चर? आप इतना ही बोलते हैं यार पिक्चर अच्छी नहीं थी, आप बाहर आ जाते हैं। आप कहीं कुछ खाना खाने जाते हैं, चाहे 5 स्टार होटल में जाते हैं, चाहे छोटे से होटल में जाते हैं, आप जब खाना खाते हैं तो क्या आप उसको बोलते हैं यार तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा? तो ये ऐसा दो तरफा व्यवहार अस्पतालों के साथ में क्यों? कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके मरीज की मृत्यु हो या उसका मरीज बिगड़े, बट नियति के आगे किसी की नहीं चलती है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम ईश्वर नहीं हो सकते। तो हम हमारे मेहनत और कोशिश और नॉलेज से मरीजों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, बावजूद उसके हमारे लाख कोशिशों के बावजूद मरीजों की जान नहीं बचती। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कृपया ये जो एक भ्रांति आपने बना रखी है कि अस्पताल केवल लूटने बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं एक सेंटेंस अभी और पहले भी और हमेशा अपने मरीजों को बोलता हूँ कि मरीजों के द्वारा या उनके रिलेटिव के द्वारा दिए गए जो पैसे हैं, क्या वो हमको जीवन भर चलेगा? नहीं, लेकिन हमारे द्वारा जो मरीज को दिया जाएगा वो उनको जीवन भर चलेगा। तो कृपया हमारी बातों को समझें, हमारी भावनाओं को समझें। हम भी मानव हैं और डॉक्टर होने से पहले हम इंसान हैं, और आज भी मानवता जीवित है, तभी ये संसार चल रहा है। ये जो भ्रांति है इसको आपके चैनल के माध्यम से अपन दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, इलाज इतना महंगा क्यों हो गया डॉक्टर साहब? बहुत महंगा हो गया इलाज। ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि इलाज महंगा हो गया है। इलाज इसलिए महंगा हो गया है मनीष जी, पहली चीज़ तो ये कि हर चीज़ महंगी हो गई है। यदि हम चीज़ों को कंपेयर करें तो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं भाई। आज से 20 साल पहले पेट्रोल का रेट 20 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये लीटर है। डॉलर का रेट 20-22 रुपये था प्रति डॉलर, 20-22 रुपये था, आज वो 80 रुपये हो गया है। तो एक तो ओवरऑल महंगाई बढ़ गई है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, रायपुर शहर को यदि आप जानते होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे पिछले 25-30 साल, खासकर स्टेट बनने के समय से 2000 से, तो 2000 में जो सुविधाएं मेडिकल की रायपुर शहर में उपलब्ध थीं और आज जो उपलब्ध हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका बहुत बड़ा कारण यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो यहीं के पढ़े लिखे या यहीं के मूल निवासी हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब वो लौट के आए तो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से विश्व स्तरीय जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो नेचुरल है कि जो चीज़ें इंडिया में नहीं बनती हैं, हमारी मोर देन 50% जो इक्विपमेंट्स और औजार हैं वो भारत देश में नहीं बनते, वो इम्पोर्टेड रहते हैं। तो नेचुरल है कि वो महंगी होंगी। तो जब महंगे इक्विपमेंट्स आएंगे, महंगे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, महंगे ट्रीटमेंट का जो सामान है वो आएगा, तो ट्रीटमेंट वैसे ही महंगा हो जाएगा। तीसरी चीज़, महंगा क्यों लगता है? महंगा इसलिए लगता है मनीष जी, हम तो रोज़ देखते हैं, हम तो अस्पतालों में पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, फील्ड में बैठे हुए हैं। 90% ऑफ द पब्लिक वो ये मान के बैठी हुई है कि हम बीमार तो कभी पड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए वो कभी भी ना तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते, ना वो कोई सेविंग्स करते, ना वो कोई मेडिकल के पेटे पे अपना कोई रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, 5-10 हज़ार रुपये का भी जो खर्चा आता है ना, वो भारी पड़ने लगता है। और ईश्वर ना करे यदि कोई व्यक्ति सीरियसली बीमार हो जाए और उसके ट्रीटमेंट में आईसीयू और वेंटिलेटर और ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो 5-10 लाख रुपए का खर्च होना कोई बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो मेरा मानना है, और मैं अपने पेशेंट्स और पेशेंट्स के रिलेटिव को ये एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, वैसे ही स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, यदि घर का मुखिया स्वस्थ नहीं है या घर की जो महिला है अगर वो स्वस्थ नहीं है, घर कोई भी स्वस्थ नहीं है, तो आपका आर्थिक तो जो परिस्थिति है वो बिगड़ेगी, मानसिक बदल जाती है, आपकी जो सामाजिक है वो परिस्थिति बिगड़ जाती है। तो स्वास्थ्य पे भरपूर ध्यान दें। अच्छा सर, संक्षिप्त में हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मरीजों के इलाज को लेकर बड़े आरोप भी लगते हैं कि लापरवाही बहुत बढ़ती जाती है। ये बहुत कॉमन सा आरोप है जो अस्पतालों और डॉक्टरों में लगता है। सर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जानबूझ के देखते हुए गाड़ी चलाते हुए एक कुत्ते को भी आप गाड़ी चढ़ा सकते हो क्या, या एक चूहे पे भी गाड़ी चढ़ा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो
डॉक्टर या अस्पताल लापरवाही कैसे कर सकता है? भाई गलतियां हो सकती हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि भाई छोटी मोटी गलतियां, शायद बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती होंगी, इसीलिए तो उनको गलतियां कही जाती हैं, उनको मिस्टेक्स कहा जाता है, नेग्लिजेंस थोड़ा ना कहा जाता है। नेग्लिजेंस, लापरवाही, ये बड़ा दुखदाई आरोप है। ये ना ऐसे आरोप जब लगते हैं हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में, डॉक्टरों में या अस्पतालों में या स्टाफ में, तो ये ना हमारा मनोबल तोड़ देता है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल, कोई भी अस्पताल का स्टाफ जानबूझकर कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि हमारे मरीजों को नुकसान पहुंचे। तो मिस्टेक्स हर लेवल पे, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, हर प्रोफेशन में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो बिजनेस, गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां हो सकती हैं, बट उसको लापरवाही का नाम दे के किसी भी प्रोफेशन को बदनाम कर देना ये जायज़ नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या सोचते हैं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय से लेके आज सन 2025 में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें आमूल चूल का आप चेंजेस देख सकते हैं। पहले से बहुत बेहतर हुई हैं हमारे स्टेट की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, बट स्टिल आज भी हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके, खासकर मैं बात करूंगा पेरिफेरी में, यदि हम यहाँ से रायपुर से बस 50-60 किलोमीटर दूर गाँव में जाएं तो बहुत सी मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य की जो उपलब्ध होनी चाहिए वो आज भी लैकिंग है। और मुझे कई बार लगता है कि ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है कि वो सब चीज़ वहाँ पे उपलब्ध कराए। ये हम सभी की एज अ सिटीज़न, नागरिक होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को स्वस्थ रखें। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे अभी जो मेडिकल साइंस है, वो मेडिकल साइंस को हम मानते हैं कि भाई कोई व्यक्ति पहुंचता है, बीमार हो गए तो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमारा ये आग्रह है सरकार से, और हम खुद भी अपने लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बीमार ही ना होने दें। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेस्ट। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हम ध्यान देना शुरू करें। और ध्यान अभी कैसा होता है, लोग जब 30-40 साल के हो जाते हैं तब उनको लगता है कि अब मुझे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है बचपन से, जब से बच्चे छोटे हैं तब से ही उनको स्वास्थ्य की जो महत्व है वो समझाया जाए। हेल्दी फूड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, जीवन शैली, खान पान, ये उनको सिखाया जाए ताकि कम से कम लोग बीमार हों। बीमार होने से, अस्वस्थ होने से जो बर्डन पड़ता है फैमिली के अलावा समाज पे पड़ता है, देश पे पड़ता है, सरकारों पे पड़ता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि प्रिवेंटिव मेडिसिन पे फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए। हम इस तरीके से अपनी जनसंख्या, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर कर सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर विवेक केशरवानी जी ने बहुत साफ शब्दों में एक बात कही। वो बार बार एक चीज़ पर जोर दे रहे थे। वो जोर इस पर दे रहे थे कि लोग बीमार ही ना पड़ें, डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़े, आप बीमार ना पड़िए, आप अच्छा भोजन कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, और जो आप बाहरी खाना खाते हैं, जैसे फास्ट फूड जो खाते हैं, उसको अपने जीवन से थोड़ा निकालिए। ठीक है, महीने में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन अगर आप दिन प्रतिदिन उसका सेवन कर रहे हैं तो आप बीमार ज़रूर पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, इन्होंने एक बात और भी कही कि भाई डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना 100% देते हैं। कभी कभार कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स जो है आपको मतलब 100% नहीं दे रहा। हर डॉक्टर 100% देता है। कोशिश यही होती है कि आप अगर उसके पास आए हैं तो स्वस्थ होकर जाएं। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।